नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पाकिस्तान को राजनाथ सिंह ने सख्त चेतावनी दे दी है और कह दिया है कि ठोस सबूत है, इस बार तुमको बख्शेंगे नहीं, आतंक को शह देना बंद करो। दोस्तों यहाँ पर क्या कुछ कहा राजनाथ सिंह ने, सब कुछ आपको बताएंगे। खबर में आगे जिक्र होगा कि 16 फरवरी से होगी भारत और बांग्लादेश के बीच में वार्ता और सीमा पर जो फेंसिंग करनी है, बाड़ लगाने हैं और घुसपैठ का जो मुद्दा है, इसको लेकर यहाँ पर बातचीत होने वाली है। इसी के साथ आगे आपको बताएंगे कि यूक्रेन ने रूस पर सबसे बड़ा हमला कर दिया है। ब्रिटिश और अमेरिकी मिसाइलों के साथ 150 ड्रोन जो है वो रूस के ऊपर दाग दिया है यूक्रेन ने, जिसके बाद मॉस्को ने भी जवाब देते हुए कहा है कि इसका करारा जवाब हम देंगे। इसी के साथ आगे जिक्र होगा उत्तर प्रदेश का, जहां पर वाराणसी, प्रयागराज समेत 7 जिलों की किस्मत चमकने वाली है और यूपी में नया शहर बसाने की तैयारी अब योगी सरकार कर रही है। और इसी के साथ आगे जिक्र होगा मौसम का। 20 राज्यों में घना कोहरा है और उत्तर पश्चिम में रात में ठिठुरन है। 2 दिन पहाड़ों पर जबरदस्त बर्फबारी रहने वाली है। दोस्तों हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन इतनी मेहनत सिर्फ और सिर्फ आपके एक लाइक के लिए करेंगे, तो अपना एक कीमती लाइक हमें ज़रूर दीजिएगा। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। पाकिस्तान को राजनाथ सिंह ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि इस बार तुम्हारे खिलाफ ठोस सबूत है, बख्शेंगे नहीं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे अखनूर से पाकिस्तान को आतंक को शह देने की साजिश बंद करने की चेतावनी दे दी है। रक्षा मंत्री ने दबे शब्दों में चेतावनी दी कि अगर पाकिस्तान ने गुलाम कश्मीर में काम कर रहे अपने ट्रेनिंग कैंप व लॉन्चिंग पैड बंद नहीं किए तो फिर यहाँ पर हम कार्रवाई करेंगे। रक्षा मंत्री ने अपना वाक्य पूरा ना करते हुए पाकिस्तान पर छोड़ दिया कि वो इससे क्या सीख लेता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि सर्जिकल स्ट्राइक की तरफ इशारा किया है भारत ने। रक्षा मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में आतंक को शह देने की साजिशों को निरंतर जारी रखे हुए है और उन्होंने कहा कि हमारे पास सबूत है कि इस समय भी गुलाम कश्मीर में उसके लॉन्चिंग पैड व ट्रेनिंग कैंप काम कर रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 16 फरवरी से होगी भारत बांग्लादेश के बीच में वार्ता और सीमा पर जो बॉर्डर फेंसिंग करनी है, बाड़ लगाने हैं और घुसपैठ का जो मुद्दा है, इसको उठाया जाएगा। भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने को लेकर दोनों देश के तल्ख होते रिश्तों के बीच महानिदेशक स्तर की वार्ता होने की उम्मीद अब जगी है और बताया जा रहा है कि 2 बार स्थगित हो चुकी ये वार्ता 16 फरवरी से नई दिल्ली में होने की उम्मीद है। और कहा जा रहा है कि वार्ता के दौरान बाड़ लगाने और बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद बड़ी घुसपैठ पर चर्चा हो सकती है। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने हाल ही में भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने पर गहरी चिंता जताई थी और अपनी आपत्तियां व्यक्त करने के लिए भारतीय उच्चायुक्त को तलब किया था। दोस्तों आपको बता दें कि जिस प्रकार से बांग्लादेश में स्थिति खराब हो रही है और बांग्लादेश में जिस प्रकार से हिंदुओं पर प्रताड़न उनको किया जा रहा है, वो यहाँ पर किसी भी रूप में पाकिस्तान से कम नहीं है। और पाकिस्तान बांग्लादेश जब एक ही रास्ते पर निकल चुके हैं, तो ऐसे में जिस प्रकार से भारत और पाकिस्तान के बीच की जो बॉर्डर है उसकी फेंसिंग हो रखी है, वैसे ही भारत और बांग्लादेश के बीच की फेंसिंग भी होनी चाहिए, क्योंकि बांग्लादेशी घुसपैठियों से यहाँ पर ज़बरदस्त मुसीबत असम, पश्चिम बंगाल और नॉर्थ ईस्ट समेत दिल्ली तक इनका जो है वो प्रभाव देखने को मिलता है। जिसके बाद भारत सरकार की ये चिंता है कि कैसे इस घुसपैठ को रोका जाए और कैसे बॉर्डर फेंसिंग किया जाए। लेकिन जैसे ही भारत की सरकार बॉर्डर फेंसिंग की दिशा में कदम आगे बढ़ाती है, बांग्लादेश आपत्ति दर्ज करा देता है। लेकिन अब यहाँ पर ये मौका सामने आ रहा है जहाँ पर ये वार्ता दोनों के बीच में शुरू होने वाली है बॉर्डर फेंसिंग को लेकर और इसी के साथ घुसपैठ को रोकने को लेकर। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। यूक्रेन ने रूस पर किया सबसे बड़ा हमला, ब्रिटिश और अमेरिकी मिसाइलों के साथ दागे 150 ड्रोन, जिसके बाद अब रूस ने भी कह दिया है कि करारा जवाब हम यूक्रेन को देंगे। जी दोस्तों, यूक्रेन ने रूसी सैन्य बलों पर अब तक का सबसे बड़ा हमला करने का दावा किया है। यूक्रेनी सेना ने इस हमले में ब्रिटेन में बनी 6 स्टॉर्म शैडो और अमेरिकी ATACMS सामरिक बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया। कीव ने रूस के अंदर कम से कम 146 ड्रोन भी भेजे हैं, जो देश में लगभग 1100 किलोमीटर की दूरी तक हमला करने की क्षमता रखते हैं। और इस हमले में रूस के दक्षिणी पश्चिमी इलाके को निशाना
निशाना बनाया गया है। मॉस्को ने बड़े पैमाने पर हमले की पुष्टि की है और जवाब देने की कसम भी खाई है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पश्चिम समर्थित कीव शासन की कार्रवाइयों को बिना जवाब दिए नहीं जाने दिया जाएगा। यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय के अनुसार कीव की सेना ने दक्षिण पश्चिम रूस के ब्रांस्क में एक केमिकल प्लांट पर हमला किया है, जहां रूसी तोपखाने, रॉकेट लॉन्च सिस्टम और क्रूज मिसाइलों के उत्पादन के लिए जाना जाता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। वाराणसी, प्रयागराज समेत 7 जिलों की यूपी में बदलेगी किस्मत, यूपी में नया शहर बसाने की है तैयारी। जी दोस्तों, संगम नगरी प्रयागराज और शिव नगरी काशी को सरकार और विकसित करने जा रही है। दरअसल योगी सरकार दोनों शहरों प्रयागराज और वाराणसी को मिलाकर धार्मिक क्षेत्र बनाया जाएगा। सरकार दोनों शहरों को मिलाकर क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण के गठन की तैयारी की है और इसके बाद यहाँ औद्योगिक, नॉलेज पार्क जैसी सुविधाएं विकसित की जा सकेंगी। साथ ही दोनों शहरों में रोजगार के कई अवसर खुलेंगे। इससे नौजवानों को शहर में ही काम मिल सकेगा। योगी सरकार वाराणसी और प्रयागराज को मिलाकर धार्मिक क्षेत्र बनाने पर काम कर रही है। धार्मिक क्षेत्र बनने के बाद इसका दायरा 22,000 वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा होगा और इसके लिए क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण का गठन भी करने की तैयारी है। धार्मिक क्षेत्र बनने के बाद एक तरफ जहां नोएडा की तरह नॉलेज पार्क और औद्योगिक क्षेत्र होंगे, तो दूसरी तरफ स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। उत्तर पश्चिम में रात में ठिठुरन, 20 राज्यों में घना कोहरा, अगले 2 दिन पहाड़ों पर बर्फबारी। जी हाँ दोस्तों, उत्तर पश्चिम और उससे सटे मध्य भारत के अधिकांश हिस्से में मंगलवार को भी सुबह के समय कड़ाके की ठंड महसूस की गई। हालांकि धूप खिलने से ज़्यादातर इलाकों में दिन के समय न्यूनतम तापमान में कुछ वृद्धि हुई और ठंड से मामूली राहत मिली। हिमाचल प्रदेश से लेकर पूर्वोत्तर तक 20 राज्यों में रात और तड़के कोहरा छाया रहा और इसे करीब तक भी देखना मुश्किल हो गया। और दिल्ली, पंजाब, हरियाणा समेत कई राज्यों में कुछ जगहों पर एक समय ऐसा भी आया जब दृश्यता शून्य रह गई। परिणाम स्वरूप उत्तर रेलवे की 39 ट्रेनों का परिचालन प्रभावित हुआ और कई ट्रेनें 4 घंटे तक की देरी से चली। झारखंड के रांची हवाई अड्डे से एक उड़ान को दूसरी जगह भेजना पड़ा और कई के आगमन प्रस्थान में देरी हुई। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सेना प्रमुख ने बढ़ाया जवानों का हौसला, कहा देश की प्रगति और विकास में सेना की अहम भूमिका। जी हाँ दोस्तों, सेना दिवस पर बुधवार को सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पुणे में सेना दिवस परेड में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने देश की सीमाओं पर सेना की स्थिति बताई, साथ ही वीरता सेना पदक और अन्य पुरस्कार प्रदान किए। सेना प्रमुख ने कहा कि देश की प्रगति और विकास में भारतीय सेना की अहम भूमिका है। वहीं नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने भी सभी सैनिकों, अधिकारियों और परिवारों को शुभकामनाएं दी। पुणे में परेड के दौरान सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि उत्तरी सीमाओं पर स्थिति स्थिर है लेकिन संवेदनशील भी है। हमारी सेना किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार और सक्षम है। उत्तरी सीमाओं पर आधुनिक उपकरण और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। उन्होंने कहा कि पश्चिमी सीमा में नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम लागू है लेकिन घुसपैठ की कोशिशें जारी हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। गलती हो गई, मार्क जुकरबर्ग की टिप्पणी पर मोदी सरकार सख्त, मेटा को मांगनी पड़ी माफ़ी। जी हाँ दोस्तों, मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग के बयान पर अब कंपनी ने भारत से माफ़ी मांगी है। कंपनी ने कहा है कि ये गलती अनजाने में हुई है और मेटा इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सार्वजनिक रूप से खेद प्रकट किया है। मार्क जुकरबर्ग ने एक पॉडकास्ट के दौरान कहा था कि कोविड-19 के बाद भारत समेत दुनिया के लगभग सभी देशों में सत्ता परिवर्तन हुआ जो सरकारों के प्रति लोगों में विश्वास की कमी को दर्शाता है। इस पर भारत की तरफ से आपत्ति जताई गई है। दोस्तों, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर इसे लेकर मेटा को फटकार लगाई थी और उन्होंने लिखा था कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में 2024 में हुए चुनावों में 640 मिलियन वोटर्स ने हिस्सा लिया और भारत के लोगों ने पीएम मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार पर फिर भरोसा जताया। उन्होंने आगे लिखा कि मार्क जुकरबर्ग का ये दावा कि कोविड के बाद 2024 में हुए चुनावों में भारत समेत दुनिया के अधिकांश देशों की मौजूदा सरकारें हार गई, ये तथ्यात्मक रूप से गलत है। मेटा खुद मार्क जुकरबर्ग को गलत जानकारी देते देख निराश हुई। फैक्ट और विश्वसनीयता को बरकरार रखिए। मेटा इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट शिवानंद ठुकराल ने अश्विनी वैष्णव के पोस्ट पर रिप्लाई देते हुए माफ़ी मांगी और उन्होंने लिखा कि मार्क का यह ऑब्जर्वेशन कि 2024 में हुए चुनावों में कई मौजूदा दलों को नहीं चुना गया, ये दूसरे देशों के लिए सही है लेकिन भारत के लिए नहीं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पीएम मोदी ने की मिशन मौसम की शुरुआत, बोले भूकंप के लिए वार्निंग सिस्टम विकसित करने की जरूरत। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को इंडियन मेट्रोलॉजिकल
डिपार्टमेंट के 150वें स्थापना दिवस के अवसर पर देश को प्रत्येक मौसम और जलवायु का सामना करने के लिए स्मार्ट राष्ट्र बनाने के मकसद से मिशन मौसम की शुरुआत की है। राष्ट्रीय राजधानी स्थित भारत मंडपम में आयोजित समारोह में शिरकत करते हुए प्रधानमंत्री ने IMD के 150वें स्थापना दिवस पर एक स्मारक सिक्का भी जारी किया। पीएम ने इस दौरान मौसम संबंधी अनुकूलता और जलवायु परिवर्तन अनुकूल के लिए IMD विजन 2047 दस्तावेज भी जारी किया और इसमें मौसम पूर्वानुमान, वेदर मैनेजमेंट और जलवायु परिवर्तन शमन की योजनाएं शामिल हैं। आपको ये कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पाकिस्तान का पर्दा बेनकाब, सेना प्रमुख बोले जम्मू कश्मीर में मारे गए 60% आतंकी पाकिस्तानी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने सोमवार को कहा कि जम्मू कश्मीर में मारे गए 60% आतंकवादी पाकिस्तानी नागरिक थे। उत्तरी सीमाओं में सुरक्षा मुद्दे के बारे में मीडिया को जानकारी देते हुए सेना प्रमुख ने कहा कि स्थिति संवेदनशील लेकिन स्थिर है। द्विवेदी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं सबसे पहले सुरक्षा मुद्दों पर बात करूंगा और उत्तरी सीमाओं से शुरुआत करूंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि स्थिति संवेदनशील लेकिन स्थिर है। ऐसे समय में जब आतंकवाद की ओर बढ़ने की कोशिश हो रही थी, उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में सक्रिय 80% आतंकवादी भी पाकिस्तान से हैं। द्विवेदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में मारे गए 60% आतंकवादी पाकिस्तानी हैं। राज्य में सक्रिय 80% आतंकवादी भी पाकिस्तानी हैं और ऐसे समय में जब हम आतंकवाद से पर्यटन की ओर बढ़ रहे हैं, सेना प्रमुख ने कहा कि पूर्वी लद्दाख के देपसांग और दिमचोक क्षेत्रों में स्थिति का समाधान हो गया है। उन्होंने कहा कि गश्त और चराई के मामले में जमीनी स्तर पर इन मुद्दों को संभालने के लिए सभी सह कमांडरों को अधिकृत किया गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बांग्लादेश के एक्शन पर भारत का सख्त रिएक्शन, बॉर्डर फेंसिंग को लेकर हाई कमिश्नर किए गए तलब। जी हाँ दोस्तों, बांग्लादेश के एक्शन के बाद अब भारत सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। बॉर्डर पर फेंसिंग विवाद को लेकर बांग्लादेश ने भारत से हाई कमिश्नर को बुलाया था। अब बांग्लादेश के उप आयुक्त नूरुल इस्लाम को विदेश मंत्रालय ने समन भेजकर बुलाया है। वो साउथ ब्लॉक से रवाना हो गए हैं। बांग्लादेशी विदेश मंत्रालय ने भारतीय हाई कमिश्नर प्रणय वर्मा को बुलाकर BSF की तरफ से की जा रही फेंसिंग को गैरकानूनी बताया था। विदेश मंत्रालय द्वारा बुलाए जाने के बाद भारत में बांग्लादेश के उप उच्चायुक्त नूरुल इस्लाम साउथ ब्लॉक से रवाना हो गए। बांग्लादेश के एक्शन पर भारत ने कड़ा रुख दिखाया है। रुक करते अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। आतंकवाद पर प्रहार, नार्को टेरर मामले में 100 से अधिक बैंक खाते फ्रीज, लाखों की संपत्ति भी हो चुकी है कुर्क। जी हाँ दोस्तों, नार्को टेरर और ड्रग सिंडिकेट से जुड़े तत्वों से जुड़े मामलों की जांच के दौरान श्रीनगर जिले में पुलिस ने 100 से अधिक बैंकों खातों को फ्रीज किया है। इसके अलावा लाखों रुपए की संपत्ति को भी कुर्क किया गया है। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि नार्को टेरर और मादक पदार्थों की तस्करी के कई मामलों में वित्तीय जांच तेज कर दी गई है और इस काली कमाई का एक बड़ा हिस्सा प्रदेश में आतंकी व अलगाववादी नेटवर्क को जिंदा रखने के लिए इस्तेमाल होता है। इसीलिए आतंकियों व अलगाववादियों के इकोसिस्टम के समूल नाश के लिए नार्को टेरर और ड्रग सिंडिकेट का भी समूल नाश जरूरी है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 7 राज्यों में बर्फबारी और 15 में कोहरे का अलर्ट, 13 प्रदेशों में ट्रेनें फ्लाइट्स लेट। जी हाँ दोस्तों, मौसम का अपडेट आ गया है और डराने वाला है। मौसम आज ठंडक भरा रहेगा। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड सहित 7 राज्यों में बर्फबारी के आसार है। वहीं 15 राज्यों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है, जिससे विजिबिलिटी पर असर पड़ा है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा समेत 13 राज्यों में घने कोहरे के चलते 25 ट्रेनें और 12 फ्लाइट्स लेट हुई हैं। भारतीय मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक देश के ज़्यादातर हिस्सों में ठंड और कोहरे के बढ़ने की संभावना जताई है। बारिश और बर्फबारी से ठंड और बढ़ने के आसार हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि 24 घंटे में देश का मौसम बेहद सर्दी भरा रहने वाला है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक देश के 7 राज्यों में बर्फबारी की संभावना है। इनमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, लद्दाख और उत्तर पश्चिम असम शामिल है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग, पहलगाम और सोनमर्ग जैसे इलाकों में भारी बर्फबारी की संभावना है। हिमाचल प्रदेश के शिमला, मनाली और किन्नौर में अगले 2 दिनों तक बर्फबारी जारी रहेगी। उत्तराखंड के चमोली, ओली और बद्रीनाथ में हल्की से मध्यम बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी हो सकती है। लद्दाख के लेह और करगिल जैसे इलाकों में भी बर्फबारी जारी रहेगी और इसके साथ ही उत्तर पश्चिमी असम के ऊपरी इलाकों में हल्की बर्फबारी संभव है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। काशी विश्वनाथ में 11 जनवरी से 28 फरवरी तक स्पर्श दर्शन पर रोक। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि प्रयागराज में महाकुंभ की शुरुआत सोमवार से हो गई है। इसके चलते अब श्री काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन भीड़ प्रबंधन के लिए सतर्क हो गया है। इस दौरान 11 जनवरी से महाशिवरात्रि के 2 दिन बाद 28 फरवरी तक बाबा के स्पर्श दर्शन पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। काशी विश्वनाथ मंदिर के
मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्वभूषण मिश्रा ने बताया कि काशी विश्वनाथ मंदिर में 11 जनवरी से प्रोटोकॉल लागू है और 28 फरवरी तक स्पर्श दर्शन पूर्णतः हर समय प्रतिबंधित किया गया है। मंगला आरती के अतिरिक्त अन्य समस्त आरतियों के टिकट भी नहीं जारी हो रहे हैं और सभी को झांकी दर्शन उपलब्ध कराए जाएंगे। दोपहर 2 से शाम 4 बजे तक ही विशिष्ट अनुरोध स्वीकार किए जाएंगे। विशिष्ट अनुरोध के अंतर्गत भी स्पर्श दर्शन की व्यवस्था नहीं प्रदान की जाएगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। शरद पवार और उद्धव ठाकरे से नाराज हैं अमित शाह। शिरडी में बोले वंशवाद और विश्वासघात की राजनीति। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को महाराष्ट्र के शिरडी में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार प्रमुख शरद पवार ने 1978 से महाराष्ट्र में विश्वासघात और छल कपट की राजनीति की, जिसका अंत 2024 में हुआ। विधानसभा चुनाव में भाजपा की जबरदस्त जीत और स्थिर सरकार स्थापित करने के संकल्प के साथ हो गया। अमित शाह ने शिरडी में भारतीय जनता पार्टी के राज्य स्तरीय अधिवेशन को संबोधित करते हुए ये कहा कि महाराष्ट्र की जनता ने पिछले साल के चुनाव में वंशवाद और विश्वासघात की राजनीति को खारिज करके शरद पवार और शिवसेना यूबीटी नेता उद्धव ठाकरे को उनकी जगह दिखा दी। इसके साथ ही अमित शाह ने दावा किया कि अगले महीने होने वाली दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा निश्चित तौर पर जीत हासिल करेगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। उमर अब्दुल्ला ने पीएम मोदी की तारीफ, कहा बिना गड़बड़ी कराया चुनाव, राज्य के दर्जे पर कही बड़ी बात। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोनमर्ग में जेड मोड टनल का उद्घाटन किया। श्रीनगर कारगिल लेह राजमार्ग पर जिला गांधरबल में समुद्र तल से 8650 फीट की ऊंचाई पर 6.5 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाई गई है। इस दौरान जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। सुरंग के उद्घाटन के बाद जनता को संबोधित करते हुए सीएम उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षित और निष्पक्ष वातावरण में चुनाव कराने के लिए प्रधानमंत्री की सराहना की। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि आपने निष्पक्ष और स्वतंत्र तरीके से चुनाव कराए। उन्होंने कहा कि लोग सवाल करते हैं कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा कब मिलेगा, तो मैं जवाब देता हूं कि मुझे पूरा यकीन है कि प्रधानमंत्री ने योग दिवस के मौके पर जो यहां राज्य का दर्जा देने का वादा किया है उसे पूरा करेंगे। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अपने संबोधन में गगनगीर हमले में बलिदानी हुए लोगों को भी याद किया। दोस्तों करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दुश्मन की नहीं होगी खैर और 1.5 लाख करोड़ की डिफेंस डील करने जा रहा भारत, बेड़े में शामिल होंगे धांसू हथियार। जी दोस्तों, डिफेंस सेक्टर में खुद को और मजबूत करने के इरादे से भारत आने वाले महीनों में कई बड़े बड़े समझौते करने जा रहा है। इस साल 31 मार्च को खत्म होने वाले फाइनेंशियल ईयर से पहले भारत ने 4 बड़े रक्षा समझौते को फाइनल करने का प्लान बनाया है। सूत्रों के मुताबिक भारतीय बेड़े में फाइटर जेट्स, पनडुब्बियां, हेलीकॉप्टरों और तोपों को शामिल करने के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा के समझौते किए जाएंगे। ये डील सशस्त्र बलों की फायर पावर और कॉम्बैट कैपेबिलिटी इसको बढ़ाने के लिए एक दूरदर्शी योजना का हिस्सा है। रुक करते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हर हर महादेव, जय श्री राम जय घोष करते हुए श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। भव्य तस्वीरें आई सामने। जी हाँ दोस्तों, भव्य महाकुंभ 2025 आस्था, भक्ति और आध्यात्मिक एकता के जबरदस्त प्रदर्शन के साथ शुरू हुआ, जिसने 144 वर्षों में एक बार देखी गई आध्यात्मिक भव्यता को याद ताजा कर दी। यहाँ देश और दुनिया भर से भक्तों का एक समूह न केवल जप, ध्यान और आध्यात्मिक तृप्ति के लिए एकत्र हुआ, बल्कि महाकुंभ की बेजोड़ सांस्कृतिक विरासत का अनुभव करने के लिए भी एकत्र हुआ है। पवित्र नगरी प्रयागराज में संगम, नोज समेत स्थायी और अस्थायी घाटों पर भारी भीड़ है। कई भक्तों को दिव्य वातावरण से अभिभूत नम आंखों के साथ देखा गया। वहीं कई लोग प्रार्थना, अनुष्ठान और एकता की भावना में डूबे रहे। 2 दिन पहले ही लाखों श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान करना शुरू कर दिया था, जो दर्शाता है कि 45 दिवसीय महाकुंभ 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लगाए गए भीड़ के अनुमान को पार कर सकता है। जो करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। संभल में बनकर तैयार भगवान राम की 51 फीट ऊंची प्रतिमा, फरवरी में सीएम योगी करेंगे उद्घाटन। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के संभल जिले के एक कस्बे चौदसी में भगवान राम की 51 फुट ऊंची प्रतिमा का निर्माण पूरा होने वाला है और फरवरी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा इसका अनावरण किए जाने की संभावना है। रामबाग धाम के रामलीला मैदान में बनाई जा रही इस प्रतिमा में हिंदू देवता एक हाथ में धनुष लिए हुए हैं और दूसरे हाथ से भक्तों को आशीर्वाद देते हुए दिखाई देंगे। रामबाग धाम ट्रस्ट के अध्यक्ष अशोक कुमार फैंसी ने कहा कि प्रतिमा का निर्माण 31 मई 2023 को शुरू हुआ और अब अपने अंतिम चरण में है। अशोक कुमार फैंसी ने कहा कि प्रतिमा लगभग पूरी हो चुकी है और सिर्फ पेंटिंग का काम बाकी है। इसके फरवरी 2025 तक तैयार होने की उम्मीद है। रामबाग धाम ट्रस्ट के सचिव अमित कुमार के एस ने मूर्ति की अनूठी विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि भगवान राम की भव्य और दिव्य मूर्ति देश में अपनी तरह की सबसे ऊंची मूर्ति होगी। उन्होंने कहा कि ये मूर्ति अनूठी है क्योंकि भगवान राम की निगाह
नीचे की ओर है जो विनम्रता का प्रतीक है, और वो एक हाथ में धनुष पकड़े हुए हैं और दूसरे हाथ में आशीर्वाद दे रहे हैं। मूर्ति के चारों ओर एक अशोक वाटिका है, साथ ही हनुमान और गरुड़ की मूर्तियां भी हैं। हमने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर मूर्ति का उद्घाटन करने का अनुरोध किया और हमें उम्मीद है कि ये कार्यक्रम जल्द ही होगा। आपको ये अच्छा लगता है दोस्तों कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। चीन के होश उड़ाने को भारत अब तैयार है और LAC पर सेना की ताकत बढ़ाने के लिए 11 बड़े प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी दिखा दी है। जी हाँ दोस्तों, भारत और चीन के बीच तनावपूर्ण रिश्तों के मद्देनजर लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारतीय सेना की ताकत बढ़ाने के लिए नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ने 11 महत्वपूर्ण रक्षा प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दे दी है। ये प्रोजेक्ट संरक्षित इलाकों के विकसित किए जाएंगे और इनमें दूरसंचार नेटवर्क, गोला बारूद भंडारण सुविधाएं और अन्य रणनीतिक ढांचे शामिल हैं।